हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन न्यूज़ की बात करेंगे जो सी से आ रही है। दो बड़ी खबरें आ रही हैं, दोनों ही गलत रीजंस की वजह से आ रही हैं। पहला इंसिडेंट जो है वो अलोंग द कोस्ट ऑफ लीबिया हुआ, जहां पर एक बोट के डूब जाने से 60 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी। सेकेंड अपन बात करेंगे रेड सी पर, जहां पर कंटेनर्स पर लगातार अटैक बढ़ रहे हैं। दोनों इवेंट्स को अपन इन डेप्थ पर एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिबिया से जो बोट निकली थी उसके बारे में। तो लिबिया के जुवारा सिटी से ये बोट निकली थी। ये सेंट्रल मेडिटेरेनियन रूट का पार्ट बनता है और इट वाज हेडेड टुवर्ड्स इटली। ऐसा नहीं है कि ये पहला इंसिडेंट है, इनफैक्ट सेंट्रल मेडिटेरेनियन रूट में सबसे ज्यादा मेडिटेरेनियन ओशन के अलोंग माइग्रेशन हो रहा है और सबसे ज्यादा फैटिलिटीज भी इसी रूट के अलोंग है। ऐसा ही ग्रीस के अलोंग कोस्ट में जून में एक इंसिडेंट हुए थे जिसमें 750 पीपल की डेथ हो चुकी थी। यदि अपन देखें सेंट्रल मेडिटेरेनियन ओशन में इस साल क्लोज टू 1,50,000 से ज्यादा लोग इस पाथ को यूज करके इटली तक पहुंचे और इसी समय यदि अपन देखें क्लोज टू 2200 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं ये पूरा का पूरा मैप। यदि अपन अफ्रीका और यूरोप को देखें तो दे टू आर सेपरेटेड बाय मेडिटेरेनियन सी इन द बिटवीन। तो इस मेडिटेरेनियन सी के अलोंग तीन प्रोमिनेंट माइग्रेशन पाथ या कॉरिडोर इमर्ज करके आए हैं। सबसे पहला है ये वेस्टर्न राउट, सेकेंड इज द सेंट्रल राउट एंड द थर्ड इज द ईस्टर्न राउट। ईस्टर्न राउट यदि देखें तो ये टर्की से होकर ग्रीस पर जाता है। सेंट्रल यदि देखें तो यहां पर ट्यूनेशिया या लिबिया से इटली तक आता है। इटली में चीफली यहां पर इटली का एक छोटा सा आइलैंड है सिसिली, वहां तक या और टॉर्चरस रूट पाथ करके मेनलैंड इटली तक जाता है। इसके पहले जब 2019 में क्राइसिस थी तो ग्रीस वाज अ मोर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, बट जब से ग्रीस पे रेगुलेशन टाइट हो रहे हैं इटली पर ज्यादा माइग्रेशन फेस किया जा रहा है। यदि देखें इसके अलावा एक सबसे छोटा पाथ है अलोंग मोरक्को से स्पेन। इनफैक्ट ये इतना छोटा पाथ है कि मिनिमम पॉइंट में सिर्फ 14 किलोमीटर की विड्थ है बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ स्पेन एंड मोरक्को। इस छोटे से स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। बट बिकॉज ये बहुत नैरो है, इस वजह से क्या होगा, यहां पर मॉनिटरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। तो भले ही छोटा होने के बावजूद ये पाथ लेस ट्रैवल किया जाता है, बट ईस्ट और इन दोनों के अलावा सेंट्रल सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। इसके अलावा ईस्टर्न राउट भी प्रेफर किया जाता है, बट ये 2019 में ज्यादा प्रेफर किया जाता था जब चीफली अफ्रीका की अफगानिस्तान की क्राइसिस है तो अफगानिस्तान से टर्की, टर्की से लोग यूरोप में मूव करते थे। अभी भी जब से म्यांमार का हुंटा रूल या जनता रूल क्रैकडाउन हो रहा है तो भी इसी फ्रॉम म्यांमार टू टर्की टू यूरोप का ट्रांजिशन प्रेफर किया जा रहा है। तो यदि अपन सिटीज के बारे पर देखें तो ये रूट में कुछ मेजर सिटीज हैं, जैसे इन द कोस्ट ऑफ मोरक्को क्वीटा एंड मेलीला आर द मेजर हब्स जहां पर किया जाता है। यदि यहां पर ट्यूनेशिया में देखें तो सौसे, त्रिपोली, और त्रिपोली के अलावा अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो जुवारा पे हुआ है, वो बिल्कुल ट्यूनेशिया और लिबिया के एज पर है। दिस इज जुवारा। एंड इसके अलावा कुछ इजिप्ट से भी मूव ऑन होता है। अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट दोनों कॉरिडोर का पार्ट होता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन राउट का और प्रिफरेबली सेंट्रल के अलोंग भी। यहां से आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं माल्टा और इटली में, सबसे ज्यादा इटली फॉलोड बाय माल्टा। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया टू एथेंस भी एक पॉपुलर पाथ है। दिस इज हाउ दिस मैप इज अनफोल्डिंग। सिटीज को एक बार देख लीजिए, कई बार डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर इन यूज इन यूपीएससी प्रीलिम्स के तहत, तो एक बार जस्ट स्क्रॉल करना चाहिए। तो यदि अपन 2022 का डेटा देखें, ईयर 2022 में सेंट्रल मेडिटेरेनियन में अपन देखें तो 87,000 अराइव किए, 1,39,000 निकले। वहीं वेस्टर्न में 14,000 पहुंचे और जो ईस्ट वाला है वहां पर 15,000 पहुंचे।
और यदि डेथ फिगर करस्पॉन्डिंगली अपन देखें तो सेंट्रल मेडिटेरेनियन में सबसे ज्यादा है। सेंट्रल मेडिटेरेनियन मोस्ट प्रिफर्ड राउट है। अब ये मोस्ट प्रिफर्ड राउट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम में बनाओ तो यू विल नॉट रिमेंबर दिस डेटा। तो मैं डेटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इसमें थिकनेस यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट में। जैसे आपने ये मैप बनाया, इस मैप से आपने यहां से सिटीज को, एक या दो सिटीज को मार्क किया और दिस इज द हाईएस्ट माइग्रेशन राउट, तो यहां पर एक थिक एरो रिप्रेजेंट किया। यहां लिमिटेड है तो यहां पर एक पतला एरो रिप्रेजेंट किया। यहां थोड़ा सा ज्यादा है तो मिनिमम। इस तरीके से थिकनेस को रूट करके आप दिखा सकते हो। एंड इन द नोट यू कैन राइट थिकनेस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ माइग्रेंट्स फ्लोइंग एंड एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। सो इस तरीके से आप विदाउट एक्चुअली रिमेंबरिंग द डेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। यदि अब अपन इसको देख लिए, मैक्सिमम कहां से आता है, सेंट्रल मेडिटेरेनियन राउट से। अब इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, तो दो प्रॉब्लम होती है जब भी अपन माइग्रेशन की बात करते हैं। तो माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है पुश माइग्रेशन एंड द सेकंड इज पुल माइग्रेशन। अब पुल माइग्रेशन होता है जो इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल आई मूव फ्रॉम इंडिया टू यूएस, इसलिए ताकि मुझे यूएस की लग्जरी इंजॉय कर सके, मैं बेटर सैलरी उठा सकूं, मैं वहां की फ्रीडम को उठा सकूं, वहां के इंडिविजुअलिज्म को एंजॉय कर सकूं। दैट इज पुल बेस्ड माइग्रेशन। माइग्रेटिंग आउट ऑफ द सोर्स कंट्री ड्यू टू वांट ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल या बेटर लिविंग कंडीशंस, दैट इज पुल माइग्रेशन। पुश ऑन द अदर हैंड, जैसे जहां से सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन की तरफ जाओ, तो इस केस में क्या होगा, यदि सोर्स में बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जैसे कि पॉवर्टी है, जैसे कि अपन ने कुछ दिन पहले सुंदरबंस का केस किया था, क्लाइमेट की वजह से रहने की जगह नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज, या पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है, या बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी के बेसिस में परसिक्यूशन हो रहा है, तो मैं सोर्स से मूव करूंगा डेस्टिनेशन, नॉट टू सीक अ बेटर लाइफस्टाइल, बट ताकि मैं जीवित रह सकूं, ताकि मैं एक बेसिक लाइफस्टाइल जी सकूं। इसको बोलते हैं पुश बेस्ड माइग्रेशन। एंड जब अपन पुश बेस्ड माइग्रेशन की बात करते हैं तो ये जितने भी रेफ्यूजीज हैं ये क्लासिफिकेशन में आते हैं पुश बेस्ड क्लासिफिकेशन की वजह से। अब यदि अपन अफ्रीका का मैप देखते हैं तो जो साहिल रीजन है बहुत सीवियर ड्रॉट से सफर आउट कर रहा है। इसके अलावा यदि अपन इस रीजन को देखते हैं तो दिस रीजन इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कंटिन्यूसली ये फेस कर रहा है ड्रॉट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इन सारी सिचुएशंस की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, यहां से फोर्स हो रहे हैं कि माइग्रेट हो। एंड सबसे अच्छी माइग्रेशन का जगह कौन सी है, लिबिया। क्यों जगह है, अब अपन वो समझते हैं। वो है क्योंकि लिबिया में 2011 में गद्दाफी जो उस समय के डिक्टेटर थे, उन्हें नाटो बैक्ड ऑपरेशन ने निकाल दिया। अब उसके बाद से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रही है। यदि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है तो डायरेक्ट रिलेवेंस क्या होता है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, इलीगल एक्टिविटीज का एक मार्केट बन जाता है। इसी के तहत यहां पर रूल ऑफ लॉ के कोलैप्स होने की वजह से इलीगल स्मगलिंग ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिबिया से यूरोप बहुत एक्सेसिवली हो रही है, और जो पूरे ट्रैफिकर्स हैं वो बहुत एक रैकेट चल रहा है। अलग अलग कॉम्पिटिटर्स रहते हैं जो मिनिमम से मिनिमम रेट में वादा करते हैं कि आपको ले जाएंगे, कई बार एक्चुअली ले जाते हैं, कई बार ट्रैफिक कर लेते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स लीबिया में बहुत ज्यादा सीवियर है। इनफैक्ट द ट्रुथ इज, जब गद्दाफी को ने एक स्टेटमेंट दिया था अपने डेथ के पहले कि इफ गद्दाफी की डेथ हो गई, यानी उनकी डेथ हो जाती है और लीबिया डिस्टेबलाइज हो गया, तो ये यूरोप का सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस। और जो गद्दाफी की जो स्टेटमेंट था वो आज की डेट में पिछले कुछ सालों से बिल्कुल और बिल्कुल सही साबित हो रही है। पहले आईएसआईएस के राइज पे, उसके बाद इराक में डिसेबिलिटी, जो जितनी भी डिस्टेबिलिटी आई, अभी अफ्रीका से रिलेशन में, और जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं वो गद्दाफी के स्टेटमेंट्स को सही कर रहे हैं। इसके अलावा यदि अपन देखें तो टर्की में अफगानिस्तान से
लगातार माइग्रेशन हो रहे हैं। आज की डेट में म्यांमार से भी बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे हैं इस टुवर्ड्स टर्की, टर्की से ग्रीस, ग्रीस से टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द यूरोप, इस तरीके की क्राइसिस हो रही है। तो वन राउट इज इनलैंड राउट जो कॉन्टिनेंटल राउट, अदर इज ओशनिक राउट जिसमें सेंट्रल मेडिटेरेनियन ओशन सबसे ज्यादा राउट है। अब बात यह आती है, दो बात, यदि सबको पता है, दोनों के दोनों अफ्रीका को पता है और यूरोप को पता है, तो इतना ज्यादा माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन क्यों हो रहा है, नंबर वन, और उससे भी ज्यादा इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं, ये एक सोचने का विषय है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहां पर ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, और ट्रफक कंट्रोल्स इन ग्रीक की वजह से अपन ने माइग्रेशन, देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने देखा ग्रीस में माइग्रेशन कंट्रोल ज्यादा लगा दिया गया, तो अब क्या हुआ, माइग्रेंट्स इटली की तरफ जाने लग गए, यानी कि जो नेशनल बॉर्डर्स हैं वो स्टेट रेगुलेटेड है, एक अपना नेशन है वो डिसाइड करेगा, यदि एक में टफर होगा तो दूसरे में मूव कर दिया जाएगा। यानी कि टू कंट्रोल द माइग्रेंट क्राइसिस दो चीज पक्की होनी चाहिए, सबसे पहले आप सोर्स प्रॉब्लम को एड्रेस करो, यानी कि जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, चाहे म्यांमार में इंस्टेबिलिटी हो, अफगानिस्तान में हो, या कन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका हो, ये सोर्स प्रॉब्लम को एड्रेस करो, दैट इज द नंबर वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है, यदि आपको इलीगल माइग्रेशन के फ्लो को रोकना है तो आपको कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स को करना पड़ेगा, तभी और तभी जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, स्टेट्स अपने बेसिस पर, अपने खुद के पावर के बेसिस में, लोकल डोमेस्टिक के बेसिस में करते हैं फैसला। डेथ्स की बात करें तो सेंट्रल मेडिटेरेनियन में 25% अराइवल हो रहे हैं, लेकिन 88% ऑफ दैट, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब और ज्यादा यदि अपन बात करते हैं तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक जो सबसे पर्टिकुलरली कंसर्निंग है, जो जर्मन की एक एनजीओ सी वॉच एक्यूज करती है कि यूरोपियन यूनियन इंटेंशनली क्या कर रहा है, एक सिमेट्री बना चुका है, एक डेथ बेड बना चुका है इसके अलोंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में बिल्कुल लापरवाही करता है, दैट इज द मेजर रीजन। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नेशनल रिस्पॉन्स होते हैं, तो यदि कोई मिसहैप हो गया तो सर्च किया गया तो उसे ऑफन टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री, जैसे ग्रीस के कोस्ट के अलोंग होता है तो ग्रीस में लाना पड़ेगा, तो वो एक हेडेक बन जाएगा, उनको संभालो। इसलिए यूरोपियन यूनियन, ऐसा एनजीओ सी वॉच बोलता है, कि इंटेंशनली रेस्क्यू ऑपरेशंस को होल्ड में डाल देता है, सर्च करता ही नहीं है डिस्पाइट रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स। ऐसे फैक्ट्स को आप कोट कर सकते हो एंड बहुत जगह कोट कर सकते हो, बिकॉज दिस शोस द हिपोक्रेसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, जहां वो एक तरफ बहुत हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी की बात करते हैं, जब कंट्रीज लाइक एशियन कंट्री इंडिया, पाकिस्तान की बात होती है, वहीं जब अपने ही बॉर्डर पर लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज होती रही, जब माइग्रेशन के दौरान बच्चों को जो सफर करना पड़ा है, इतने लोगों की डेथ हो रही है, उसमें कोई भी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है। दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, एक मेजर कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, एक पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क बन चुका है, बच्चों को लेते हैं। सी बेस्ड ट्रांसपोर्ट में भी एक नेटवर्क है जो कॉस्ट के लिए लगातार बिड करते आए हैं, सस्ते से सस्ते कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं। इस कॉस्ट को यूज करने के लिए ऐसी बोट्स यूज करते हैं जो कई बार अनवर्दी रहती हैं, जैसे मेटल बोट सबसे ज्यादा डूबती हैं, बहुत लो क्वालिटी की होती हैं, भर भर के लोग रहते हैं, अनसेफ कंडीशंस में रहते हैं, कोई भी प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं रहते हैं, यदि बोट डूबने लगे तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइफ जैकेट्स अवेलेबल नहीं रहे, इन सब के कारण डूबते हैं। फिर स्टॉर्म्स एक मेजर रीजन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन एग्जैजरेट हो रही है। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम सी। द सेकेंड न्यूज फ्रॉम द सी इज अबाउट रेड सी, जहां पर एक मेजर इवेंट हो रहा है कि शिप्स को लगातार ड्रोन्स के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट किया जा रहा है हाउटी रिबल्स के द्वारा। हाउटी रिबल्स येमेन में सिचुएटेड हैं और कई लोग मानते हैं ईरान भी इसे बैक करता है ताकि ये सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अपनी राइवलरी निकाल सके। तो दिस इज द एक्सटेंट। क्यों कर रहा है अटैक, क्योंकि इनकी डिमांड है, अरब वर्ल्ड है, इनकी डिमांड है कि जो इजराइल गाजा पर लगातार टॉर्चरस कंडक्ट कर रहा है इन द वॉर, उसे रोकने की जरूरत है, इस वजह से यह अटैक कर रहा है। अब दो मेजर डिमांड्स हैं,
एक कि जो फायरिंग है या अटैक्स हो रहे हैं गाजा में उसे कम करो या बंद करो, नंबर वन। नंबर टू, ह्यूमैनिटेरियन एड जो ब्लॉक्ड है गाजा में उसे वापस से गाजा पहुंचने दो, नहीं होगा तो हम सारा का सारा राउट बंद कर देंगे। दिस इज अ डिमांड ऑफ हाउटीज। अब यदि देखा जाए तो लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं यमन के कोस्ट से, और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक न्यूज है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है अपन समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन द चोक पॉइंट्स जो होते हैं, ऐसे इससे रिलेटेड यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैनल्स एंड स्ट्रेट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, या एक पॉइंट और होता है चोक पॉइंट्स, रेलेवेंस ऑफ चोक पॉइंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होता है, यदि अपन बाबेल मंडेप को देखें तो ये 10% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को फंक्शन करता है, को रेगुलेट करता है, मूवमेंट यहां से होता है। जब इस छोटे से नैरो पैसेजवे में अटैक बढ़ रहे हैं तो जो मेजर शिपिंग कंपनीज हैं जैसे कि मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, वो ये रूट लेना अवॉइड कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। डेप्थ में समझते हैं अपन इस बात को। अब यदि अपन देखें तो दिस इज मेडिटेरेनियन ओशन एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी एंड दिस इज रेड सी। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है स्वेज कैनल। वहीं पर रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये आएगा स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडब। यानी कि कोई भी स्ट्रेट, कोई भी शिप या कंटेनर जो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनल से रेड सी में आएगा, इट हैज टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडब। और यदि आप यहां पर देखो तो यमन और जिबौटी है, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंट्रीज हैं, एंड दैट इज वाई इज अ प्रॉब्लम। यदि देखें जो अटैक पॉइंट्स बने हैं वो है हुदैदा एंड मोखा, ये दो मेजर अटैक पॉइंट्स बने हैं जहां से लगातार यमन के हाउटी रिबेल्स जो हैं ड्रोन्स फायर करके हार्म कर रहे हैं। यहीं पर अल जसरा एक शिप है जो लाइबेरिया की है, जिसे यहां पर 3 दिन पहले अराउंड 15 दिसंबर को ड्रोन फायरिंग में हर्ट हुई थी, आग लग गई थी, और अभी तक ट्रेसेबिलिटी पाई गई है बट बहुत सीवियर डैमेज नोटेड है। अब और ज्यादा यदि अपन समझते हैं इसका इकोनॉमिक रेलेवेंस, तो एक तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि क्लोज टू 17,000 शिप एंड 10% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू दिस। यानी कि कोई भी इस पाथ में ब्लॉकेज आता है तो बड़ा सरदर्द हो जाएगा। यदि आप इस रूट के अलावा देखोगे, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ऐसी रफ ड्राइंग आप लोग प्रैक्टिस करते रहा करिए, क्योंकि एग्जाम में आप बनाते हैं तो वो आपको हेल्प करती है कुछ। तो दिस इज समथिंग, दिस अ रफ मैप। यदि ये पाथ को नहीं लिया जाता है, इफ दिस इज द पाथ नॉट बीइंग ट्रेवल्ड, ये रेड सी वाले पाथ को नहीं किया जाता, तो द अल्टरनेट फ्रॉम यूरोप टू एशिया इज टू पास थ्रू अफ्रीका से डीराउट करके, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, यहां से पास होके एशिया में जाएगा। ये जो पाथ रहता है एटलीस्ट 30 डेज ज्यादा लेता है। इतना ज्यादा लेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड में डिले होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स आएंगे, जो पूरे के पूरे सप्लाई चेन से रिलेटेड कंसिक्वेंस हैं वो फेस करना पड़ेगा रेड सी की वजह से, यदि यहां पर ट्रेड ट्रैवल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि अपन सिर्फ और सिर्फ सी वेसल की बात करते हैं कि 80% ऑफ जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो सी का होता है। अपन ने एक बार बात की थी कि इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, देन यदि अपन एक तरफ ले कॉस्ट और एक तरफ ले डिस्टेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है एक पॉइंट के बाद सबसे कम जो कॉस्ट आती है वो सी की आती है। इस वजह से सी बेस्ड ट्रैवल लॉन्ग राउट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, एंड दैट इज व्हाई वी वुड सी दैट क्लोज टू $14 ट्रिलियन का जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो सी के थ्रू होता है। यदि अब दो ऑप्शंस हैं, नंबर वन, इस राउट के अलोंग जो अपन ने अभी देखा वो कंटिन्यू करा जाए रेड सी के अलोंग। यदि इसके अलोंग कंटिन्यू किया जाए तो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। क्या होता है, जब भी वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड होता है तो उस ट्रेड में कुछ इनको टर्म्स होते हैं, इंटरनेशनल टर्म्स होते हैं। जैसे एक टर्म होता है CIF। CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट।
अब सपोज दिस इज कॉमोडिटी कंट्री डेस्टिनेशन ए, यहां से जाना है डेस्टिनेशन बी में, तो क्या क्या कॉस्ट आएगा? सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर पी, और लेट्स से मिस्टर एक्स इज डिलीवरिंग। तो एक्स क्या करेगा? जब डिलीवर करेगा तो उसकी ड्यूटी रहेगी सिर्फ और सिर्फ ए तक डिलीवर करने का। अब दूसरे का काम क्या रहेगा? एक तरीका ये है, दूसरा मिस्टर एक्स को यहां से यहां तक डिलीवर करना रहे। इट कुड बी वेरियस वेज। तो यदि मिस्टर एक्स सिर्फ ए पॉइंट तक अपने नियरेस्ट पोर्ट तक डिलीवर कर रहा है तो उसे बोला जाता है एफओबी। बट यदि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई जिसे वो सेल कर रहा है उसके नियरेस्ट पोर्ट तक भेजना रहता है, देन इसे बोला जाता है सीआईएफ, जिसमें ना सिर्फ उनको अपनी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कवर करना पड़ा, बट शिपिंग का जो चार्ज रहा वो भी करना पड़ा और इंश्योरेंस भी कवर करना पड़ा। जब भी इतनी बड़ी शिप्स मूव करती हैं तो इनकी इंश्योरेंस जरूर की जाती है। अब नॉर्मली जो इंश्योरेंस कॉस्ट आती है वो आती है 0.07% ऑफ शिप की टोटल वैल्यू, जितना सामान है उसकी वैल्यू। लेकिन अभी ये इस पाथ में 0.2% हो गई है। अब ये अमाउंट छोटी दिख रही होगी, बट इसे आप रियल में देखोगे तो ये थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ डॉलर में ट्रांसलेट हो सकती है। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ शिपमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन ईदर केस यदि आप देखो, द फर्स्ट पाथ वुड बी, इस पाथ में जाएं तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, इस पाथ में जाएंगे तो टाइम बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई। दोनों के दोनों पाथ प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं इस वजह से। कंक्लूज कैसे कर सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन करने के लिए शिपिंग लेन्स को प्रॉपरली वर्क करना, एफिशिएंटली वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या जरूरत है कि जो नेबरिंग एरियाज हैं, जो खासकर जो चोक पॉइंट्स हैं, उनके पर दो चीज करा जा सकता है। नंबर वन, एक है पायरेसी। पायरेसी या प्राइवेट, जितने भी पायरेट इंसिडेंट्स हैं उनको, पायरेट इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे किया जा सकता है? बाय एड्रेसिंग द सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेशनल गवर्नमेंट को वहां पर स्ट्रेंथन करें। ऐसा ही कुछ किया गया था सोमालिया में, जहां सोमालिया में एक जो मेजर स्टेट है जो पायरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था पुंटा स्टेट। अब इस स्टेट में इंटरनेशनल एफर्ट्स और ने सोमालिया गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया और पुंटा स्टेट में अपॉर्चुनिटीज रेज की। इस वजह से क्या हुआ कि पुंटा आज की डेट में बहुत वहां पे पायरेट रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। दूसरा हो सकता है आप इफेक्टिवली पेट्रोलिंग बढ़ाओ। एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? जो गाजा की प्रॉब्लम है, जो अभी इस इंसिडेंट का कॉज है, वो सीधा सीधा बता रहा है किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और हमें उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने की जरूरत है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को यूज में लाना पड़ेगा और ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।